तो हम लोग आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करने हैं वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया गया है डी ब्लॉक एलिमेंट के ऊपर बनाया गया है। तो इसके साथ ही साथ जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट किया गया है और डी ब्लॉक एलिमेंट यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी रोका गया है, तो मैंने जितना डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ाया है तो सोचा कि थोड़ा उसका एक सीरीज़ बना दूं एमसीक्यू का, मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और एग्जामिनेशन में आते भी हैं। तो साथ ही साथ एक सीरीज़ का क्वेश्चन भी करते रहेंगे और ऑर्गेनिक भी पढ़ते रहेंगे, तो इससे आसानी होगा। और एग्जामिनेशन में तो एमसीक्यू आता ही आता है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मतलब एग्ज़ाम में किस टाइप्स का क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है। और जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो उस टाइम पे तो हम लोग क्या करेंगे कि पूरा का पूरा जो पेपर होता है सीरीज़ उसको स्टार्ट करेंगे और एक एक पेपर को सॉल्व करेंगे, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। तो फिलहाल में अभी आज हम लोग देखने वाले हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है डी ब्लॉक का। जितना अभी तक मैंने पढ़ाया है बस उसी से रहेगा क्वेश्चन, क्योंकि अभी मैं आगे जब पढ़ाऊंगा तो फिर उसका बनाऊंगा। तो आइए देखते हैं किस टाइप्स का क्वेश्चन पूछा करता है। जैसे यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन लिखा है, पहले 4 क्वेश्चन हैं और एक एक क्वेश्चन को बारीकी से एनालाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या इसमें बोल रहा है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि द ट्रांजिशन एलिमेंट है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। अब चारों ऑप्शन में से इसमें से पूछा है कि कौन सा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा डी ब्लॉक एलिमेंट का। ये तो मैंने सबसे पहले बताया था। देखिए पहचानने का तरीका, तो जब मैंने बताया था कि जब डी ब्लॉक एलिमेंट हम लोग पढ़ा था तो वहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखा गया था n-1, डी में मैंने बताया था कि 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं और n में क्या होता है 1 से यहाँ पे s होता है 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं। तो अब हम लोग कैसे पहचानेंगे? पहले तो यहाँ पे n-1 D10 तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे s में अब 0 इलेक्ट्रॉन फिलअप किया है। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला जो तरीका है ये तो हमारा सेटिस्फाइड हो नहीं रहा है, तो ये पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अब क्या होगा? जब हम लोग सेकंड में जाएंगे तो सेकंड में मैंने बताया था कि s में हमारे 1 से 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाएंगे। तो जब s में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाएंगे तो यहाँ पे तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप किया है और हम लोग को चाहिए क्या? 1 से 2 इलेक्ट्रॉन दोनों एक साथ चाहिए, क्योंकि ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यानी आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? डी। हालांकि मैंने इसको सॉल्व करके बताया, लेकिन फिर भी आपको पता होगा, ऑलरेडी आप क्वेश्चन को देखते ही पहचान गए होंगे, क्योंकि हम लोगों ने एकदम ईजी वे में डी ब्लॉक को एनालाइज किया है। अब नेक्स्ट आते हैं, ये थोड़ा हट के क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है कि Fe3O4 इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक ऑक्साइड, या इसमें से कोई नहीं होगा। तो देखिए जो Fe3O4 होता है इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइट। ये आयरन का एक ओर होता है। तो अब ये किस टाइप्स का ऑक्साइड है? अगर आप जानते होंगे कि जैसे 2 ऑक्साइड होंगे, एक मेटल के 2 ऑक्साइड भी एग्जिस्ट कर सकते हैं डी ब्लॉक में। तो अब ये जो हमारा बना है Fe3O4, इसमें आयरन का 2 ऑक्साइड मिक्स किया गया है। अब जब 2 ऑक्साइड को कंबाइंड करके तीसरा ऑक्साइड बनाएंगे तो जाहिर सी बात है वो मिक्स्ड ऑक्साइड में आएगा। तो यानी इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। नॉर्मल ऑक्साइड का मतलब होता है कि वो सिंपल एक ही ऑक्साइड होगा। तो मिक्स्ड ऑक्साइड कैसे हुआ? ये हमारा बना होता है FeO और Fe2O3 का कॉम्बिनेशन होता है। अब अगर इसको कंबाइंड करेंगे तो Fe मिलकर के Fe3 और 3 1 4 ऑक्सीजन मिलकर Fe3O4 में कन्वर्ट होगा। तो जाहिर सी आप बात है कि इसका सही ऑप्शन क्या है? ए है। ए इज द करेक्ट आंसर इसका है, मतलब Fe3O4। अब आगे जाते हैं। अब यहाँ पे पूछा है कि गोल्ड इज अटैक्ड बाई, यानी जैसे कहने का मतलब है कि मान लीजिए मेरे पास 4 कंटेनर है, 4 कंटेनर। पहले कंटेनर में कंसनट्रेट H2SO4 भरा है, दूसरे कंटेनर में कंसनट्रेट HCl भरा है और तीसरे कंटेनर में
कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड भरा है और चौथे कंटेनर में एक्वारेजिया भरा है। पहले तो एक्वारेजिया का मतलब आपको पता होना चाहिए। जो एक्वारेजिया होता है इसे हम लोग रॉयल वाटर भी कहते हैं। और ये रॉयल वाटर कैसे बनाया जाता है, कंसंट्रेटेड 3 पार्ट नाइट्रिक एसिड लेते हैं, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, और 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड। यानी कैसे बनेगा, जब हम लोग 3 पार्ट HCl लेंगे और 1 पार्ट HNO3 लेंगे और इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक्वारेजिया। खास बात होता है कि ये तीनों हमारे क्या होते हैं, कंसंट्रेट होते हैं। तो जो गोल्ड होता है, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, इस टाइप्स के जो हमारे एलिमेंट होते हैं इनको नोबल मेटल हम लोग मान के चलते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो नोबल मेटल होता है, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब हमारे नोबल मेटल होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि गोल्ड जब नोबल मेटल है तो वो एसिड के साथ तो रिएक्ट नहीं करेगा। तो यानी नाइट्रिक एसिड हो या HCl हो या सल्फ्यूरिक एसिड हो कंसंट्रेट फॉर्म में, इनके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो इसीलिए गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व करने के लिए एक्वारेजिया को डेवलप किया जाता है। और एक्वारेजिया एक हार्ड कंपाउंड होता है, इसलिए इसको रॉयल वाटर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये गोल्ड जैसे कंपाउंड को डिसॉल्व करता है। यानी 2 एसिड को मिला करके एक्वारेजिया बनाया जाता है। और यहाँ पे जो एक्वारेजिया बनता है वो कंसंट्रेट एसिड के मिक्सचर से बनता है। और यहाँ पे इसका जो प्रोडक्ट बनता है NOCl बनता है, और यहाँ पे क्लोरीन भी बनता है। और यही जो क्लोरीन होता है फ्री रेडिकल के फॉर्म में, ये क्लोरीन, इसको नेसेंट क्लोरीन भी बोला करते हैं। यही नेसेंट क्लोरीन क्या करता है, गोल्ड के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाता है HAuCl4। इसको हम लोग पढ़ते हैं आरिक या क्लोरो आरिक एसिड बोला करते हैं इसको। तो यानी गोल्ड हमारा किस में डिसॉल्व होगा, एक्वारेजिया में डिसॉल्व होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज पैरामैग्नेटिक। इसमें से पूछा है, 4 ऑप्शन दिया है और चारों में से पूछा है कि कौन सा स्पीसीज हमारा पैरामैग्नेटिक होगा। और पैरामैग्नेटिक पहचानने के लिए मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट या आयन के पास हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो पैरामैग्नेटिक है, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो डायामैग्नेटिक है। तो चेक करते हैं। पहले तो हाइड्रोजन दे दिया है। हाइड्रोजन जो होता है ये डायामैग्नेटिक होता है, पहले तो याद रखिए। हाइड्रोजन क्या होता है, डायामैग्नेटिक होता है। कैसे पता है? हाइड्रोजन का एक्सप्लेनेशन हम लोग MOT थ्योरी के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, या फिर जब H2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यहाँ पे 1s2 लिखेंगे। और 1s2 मतलब एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाएंगे, मतलब ये पेयर्ड सिस्टम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लिखा है Cu+। अब Cu+ से आपको क्या पता चलेगा, यानी आपको कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d10 4s1। तो यानी यहाँ पे देखिए, अब ये कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन S वाले से रिमूव होगा, तो क्या है, 3d10 सिस्टम है। और 3d10 सिस्टम का मतलब d ऑर्बिटल क्या है, फुली फिल्ड है, मतलब d में क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसीलिए Cu+ भी क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। यानी ये दोनों हमारे क्या होंगे, डाया। लेकिन ये जो Cu+2 होता है और ये जो कॉपर क्रिस्टल है, कॉपर क्रिस्टल का मतलब कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं सीधा सीधा, और क्या, 3d10 4s1 बनेगा। और जब 3d10 4s1 है तो यहाँ पर भी d ऑर्बिटल फुली फिल्ड है, S वाले से मतलब होता नहीं d ब्लॉक एलिमेंट के केस में। तो अब यहाँ पे Cu+2 जो बचा, इसका चेक करेंगे तो 3d10 होता है, 4s1 होता है, ये कॉपर का, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, यानी क्या बना, 3d9 सिस्टम। यानी Cu+2 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि Cu+2 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि यहाँ पे d9 सिस्टम होता है। तो ये 4 क्वेश्चन थे, और ये चारों के चारों क्वेश्चन अपने आप में जबरदस्त यानी बेहतरीन क्वेश्चन थे। तो इसको करने का यही तरीका है और पहचानने का भी यही तरीका है। तो मैंने जो भी लेक्चर अब तक पढ़ाया है इनऑर्गेनिक का D ब्लॉक के ऊपर, तो उसमें अगर आप देखेंगे, अगर वीडियो को आप अच्छे से एनालाइज किए होंगे तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। बहुत बड़ी ये क्वेश्चन नहीं है, मतलब तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो उतने समय मैंने सोचा कि जब तक आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तब तक मैं नया क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया। अब तक हम लोग 4 क्वेश्चन लगा चुके हैं। अब बाकी का जो 6 बचा था मैंने फिर से लिख दिया। टोटल 10 क्वेश्चन करेंगे
और 10 के 10 क्वेश्चन क्या होंगे, अपने आप में बेस्ट क्वेश्चन होंगे, एकदम ज़बरदस्त। देखिए इसमें से क्या पूछा है, पहले 5वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। अब इसमें से आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो ट्रांजिशन वर्ड का यूज़ मैंने बताया था कि तब करते हैं जब डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होता है, और जिनमें डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होता है उनमें डी डी ट्रांजिशन होता है। तो उसमें मैंने पहले ही बता दिया था कि जिंक, कैडमियम, मरकरी को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट में काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि इनका डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड होता है, जिसके थ्रू इनमें डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें सारे के सारे D10 सिस्टम होते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयन इज कलरलेस। मैंने आपको ये भी बताया था कि कलर बताने का सबसे अच्छा तरीका है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जितना उसके ऊपर चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। उसके बाद अगर वो आयन्स हमारा पैरामैग्नेटिक होगा तो कलरफुल होगा, और डायामैग्नेटिक होगा तो कलरलेस होगा। तो अगर हम क्रोमियम Cu+2, Cu+1, Cr+2, Cr+3, अगर हम यहाँ पे क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो अगर क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होता है 3d5 4s1। तो अगर क्रोमियम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तब भी, और 3 इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तब भी इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी क्रोमियम हमारा कलरफुल होगा। अब बचा हमारा Cu+2, Cu+2 में भी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब ये पैरामैग्नेटिक है तो क्या होगा, कलरफुल होगा। तो यानी एक ही ऑप्शन आपका बचा Cu+। Cu+ जो होता है इसमें D10 सिस्टम होता है, और D10 सिस्टम होने के कारण ये क्या होता है, कलरलेस होता है। ये पहचानने का एक अच्छा तरीका होता है जो मैंने आपको लेक्चर में सिखा रखा है। अब आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। इनमें से निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है, और ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने निकालना भी बताया था। तो जिसका निकालना होता है उसका x मानते हैं, तो निकिल का कितना मानते हैं, x, और यहाँ पे CO है, न्यूट्रल है, तो इसका कितना होगा 0। तो 4 बार दिया है तो 4 × 0 इक्वल टू कोई चार्ज नहीं तो 0 लिखेंगे, x इक्वल टू कितना आएगा 0। यानी टेट्रा कार्बोनिल निकिल में निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। कैसे निकाला जाता है मैंने आपको सिखा रखा है। तो ये अपने आप में ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच आयन इज कलरफुल, Cu+2, जिंक+2, स्कैंडियम+2, इनमें +3, इनमें से कोई नहीं। तो जो Cu+2 होता है और जिंक+2 होता है तो कलरफुल वही होगा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब पैरामैग्नेटिक वाले। जो Cu+2 होता है ये पैरा होता है, तो पैरा होने के कारण ये क्या होगा, कलरफुल होगा। ठीक। अब जिंक+2 में D10 सिस्टम होता है तो ये क्या होगा, कलरलेस होगा। स्कैंडियम+3 में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 0 इलेक्ट्रॉन है तो डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा, और जब डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा तो वो क्या होगा, आयंस क्या होगा, कलरलेस होगा। यानी इसका राइट आंसर क्या है, Cu+2। Cu+2 इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट आते हैं 9, विच आयन हैव हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। पहचानने का तरीका म्यू, और मैंने बताया था कि म्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं। कैलकुलेट करने का तरीका भी मैंने आपको सिखाया था कि मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा तरीका भी मैंने आपको बताया था कि फार्मूला, मेन बात है कि सारा का सारा हमारा जो काम होता है फार्मूले से ही होता है। म्यू इक्वल टू रूट में n × n+2 वाला फार्मूला लगाएंगे, और यहाँ पे Bm लगा देंगे, यही हमारा बताएगा। और यहाँ पे n हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं ना कि किसके पास जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जिसके पास जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू उतना ज़्यादा आने वाला है। अगर स्कैंडियम+3 के पास जाएंगे तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 0। अगर Cu+2 के पास जाएंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1। और अगर Cu+1 में जाएंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, और Mn+2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 5। यानी जब n का वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 × 5+2, यानी यहाँ से क्या बना 7 में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 5 का, तो यानी सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट किसका बनेगा, Mn+2 का बनेगा।
तो ये एक पहचानने का सही तरीका है। तो पहचान वही पाएगा जो अच्छे से मेरे लेक्चर को एक एक करके देखा रहेगा। तो अगर कोई आए अब कहे कि मतलब पहली बार इसको देख करके सीरीज़ को सॉल्व कर दें प्रॉब्लम, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर ऐसे भी बच्चे हैं जो इस सीरीज़ को पहली बार देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले लेक्चर देखिए जो डी ब्लॉक का अपलोड है, वहाँ पे पूरा का पूरा एक एक टॉपिक क्लैरिटी के साथ में सिखाया गया है कि कैसे कैलकुलेट करना है किसी भी चीज़ को। तब उसको आकर के देखिए तो आपको ये बड़ा अच्छे से समझ में आएगा और अच्छा है लगेगा इसको सॉल्व करने में भी। नेक्स्ट, विच इज़ ट्रांजिशन एलिमेंट। इनमें से कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है? ट्रांजिशन एलिमेंट हमारा वही होता है जिसका डी ऑर्बिटल क्या होता है, पार्शियली फिल्ड होता है, मतलब डी ट्रांजिशन पॉसिबल होता है। तो जिंक तो ऑलरेडी नहीं है, कैडमियम ऑलरेडी नहीं है, बच्चा कॉपर और स्कैंडियम, यही दोनों हमारे क्या होंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि जो आंसर होता है वो हमारा 2 से ज़्यादा भी सही होता है, तो इसको आपको ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा। तो आपको आज का ये वीडियो समझ में आ चुका होगा, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया या अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तब तक मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप इसको सॉल्व करिए अच्छे से। ठीक है।